आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर सेट किया जाता है बोर्ड का, उसमें 6th नंबर क्वेश्चन और 7th नंबर क्वेश्चंस को आप पलट करके देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, तो वो 10-10 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक पार्ट में 2 पार्ट रहते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में 2 पार्ट रहते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है तो उसके 2 पार्ट रहेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है तो उसके 2 पार्ट रहेंगे, और दोनों पार्ट 5-5 मार्क्स के रहते हैं। यही वो पार्ट्स हैं जिसमें हम लोगों का टॉपिक क्या होता है जब आता है यौगिक परिवर्तन आता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, हम सभी लोगों ने कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत क्या होता है जब तो पढ़ लिया। अब जिन बच्चों ने क्या होता है जब पढ़ लिया है, उन सभी बच्चों को उतने क्या होता है जब पढ़ लेने हैं, उसके बाद अगर वो एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो कुछ किताबों से और अपने हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने क्या होता है जब मैंने पढ़ाए हैं उतने में से 5 नंबर का कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का आपसे यौगिक परिवर्तन पूछा जाता है, जो कि अथवा में रहता है कई बार, हमेशा नहीं कह सकते हैं। क्या होता है जब अथवा यौगिक परिवर्तन, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या होता है जब पढ़ के जाते हैं यौगिक परिवर्तन छोड़ देते हैं, या फिर यौगिक परिवर्तन पढ़ के जाते हैं क्या होता है जब छोड़ देते हैं। बट कई बार ऐसा पेपर भी सेट होता है कि क्या होता है जब भी पूछे जाते हैं, यौगिक परिवर्तन भी पूछे जाते हैं, और उनके अथवा में कुछ अलग तरह का क्वेश्चन डला रहता है। खैर, ये तो बात हो गई हमारी क्या होता है जब और यौगिक परिवर्तन की। ये अपने हिसाब से आप प्लान करिएगा। मैं दोनों ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत। आप उन वीडियोस को देखते जाइए, नोट डाउन करिए और बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करिए, लिखिए, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। टाइम मिले तो वीडियो को रिपीट कर करके बार बार सुनिएगा, सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है जब और यौगिक परिवर्तन के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन की। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन 2 तरफ से आता है, एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या होता है जब आपसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, कौन सा आता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ये स्ट्रेटजी हम लोगों को आनी चाहिए। देखो बेटा, बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ हम समझा दे रहे हैं। 10-15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना लें कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, तो आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं गया। आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो फिर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, और मैं पढ़ाऊँगा भी उतना। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ें, जिनको शॉर्ट में पढ़ना है शॉर्ट में पढ़ें। मैं शॉर्ट में पढ़ने वालों के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कुल 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हैं जो बार बार घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं। पहले देखो, हम बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। सबसे पहले आप याद रखिए पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व, एक पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सेट होते हैं। इस पी ब्लॉक में सबसे पहला टॉपिक आता है ओजोन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन टॉपिक है, एक फ्रेश वीडियो में मैं दूंगा। ओजोन के बाद हम आगे चलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की 2 विधि हैं, जिसको बोलते हैं लेड कक्ष विधि और दूसरी है संपर्क विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आई है, फिर आ सकती है। इसके 2 अलग अलग वीडियो बनेंगे, लेड कक्ष का अलग और संपर्क का अलग, बड़ी विधि है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम लोगों को मिलती है अमोनिया गैस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अमोनिया गैस के बाद हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के 2 विधि है, एक का नाम होता है ओस्टवाल्ड विधि जो हम आज पढ़ रहे हैं, और दूसरी होती है वर्कलैंड एंड आयड विधि, वर्कलैंड एवं आयड विधि। वर्कलैंड आयड विधि थोड़ी पुरानी विधि है, बट दोनों ही पूछी गई हैं। 2 फ्रेश वीडियो बनेंगे, ओस्टवाल्ड विधि का, वर्कलैंड आयड विधि का, और उसके बाद पूछी जाती है PH3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फीन गैस, और उसके बाद आती है
क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यही है, कुछ और भी है, बट जो क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देखो, 90% ईयर्स में, 90% जगहों पर इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो आप खुद से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 टॉपिक हैं हमारे पास। 8 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, हर वीडियो का एक पार्ट कवर कर दूंगा, और इन 8 वीडियो को देखने के बाद आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि इन 8 वीडियो में जहां जहां से जितना भी इंटर रिलेट कर सकता हूं उतना इंटर रिलेट करके आपको 8 वीडियो बना करके दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं नहीं जाएगा अगर आप ईमानदारी के साथ इन 8 वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, याद कर लेते हो और लिख लेते हो। जब मौका मिले फ्रेशली, जब भी आपको मौका मिले तो उनको थोड़ा सा आप रिपीट करके थोड़ा सा समझते रहिए, सुनते रहिए, तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मैं कैप्सूल सीरीज़ नाम दे रहा हूँ इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कैप्सूल सीरीज़ में ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के बोर्ड में आते हैं। अगर आप सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल मैं वो तैयारी कराने वाला हूँ जो आपको 70 में 70 मार्क्स दिलाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे नंबर लाने हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो आपकी गलती मानी जाएगी, मेरे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। आइए तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ओस्टवाल्ड विधि की। सबसे पहले दिमाग में रखिए, जो ओस्टवाल्ड विधि है वो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड विधि से कौन सी चीज़ तैयार की जाती है, निर्माण किया जाता है। विकल्प कई सारे होते हैं, फिलहाल आंसर है नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की आधुनिक विधि है और ओस्टवाल्ड विधि इसका नाम होता है। ठीक है, इस विधि में आपको 2 चीज़ें बहुत याद रखनी है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो यही क्वेश्चन आया कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखो, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, और आगे का जो कंटेंट है वो भी रिएक्शन में जो है। 5 नंबर का क्वेश्चन केवल इतना थोड़ी ना आता है कि सचित्र वर्णन कीजिए, समझ में आया ना। सचित्र वर्णन के साथ में कुछ इसके साथ में पुंछल्ले जुड़े होते हैं, तो उन पुंछल्लों को हमने कवर किया है। जैसे ये सर्किल लगा हुआ है, ये बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है, आ सकता है, मगर जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी चीज़ें बोर्ड में पूछी गई हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। केवल आप ये मत समझना कि हम मोटा मोटा वीडियो को आगे करके और ये चीज़ देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो किताब में भी लिखी हुई है। स्ट्रेटजी समझो, स्ट्रेटजी मेन है, स्ट्रेटजी ही मेन है। अगर आपने स्ट्रेटजी समझ ली तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है। सबसे पहले आपसे कोई भी क्वेश्चन जब सचित्र वर्णन का आता है तो उसके 3 हिस्से आप करिए। सबसे पहला हिस्सा होता है, उसमें आप लिखिए सिद्धांत, कि उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर वो काम कर रहा है, किसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए सिद्धांत, और उसमें पूरा इक्वेशन लिखिए, समीकरण लिखिए। इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, सिद्धांत अगर आप लिखोगे। उसके बाद दूसरा होता है उपकरण या संयंत्र। उपकरण प्रयोगशाला में होते हैं और संयंत्र बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयंत्र। ये चित्र जो है वो उसके बाद बनता है। पहले आता है सिद्धांत, फिर आता है संयंत्र, उसके बाद आती है विधि। विधि में कुछ नहीं करना है, चित्र को देखना है और उसके अनुसार भाषा आपको बनाते चलनी है। चित्र और सिद्धांत का हेल्प लो और भाषा लिखते हुए इस कंटेंट को 1 पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ में पूरा कर दो, तो इस तरह से आपकी विधि हो जाती है। तो सिद्धांत, चित्र और विधि ये मिलाकर या तो 2 नंबर में आते हैं, ठीक है, मिला करके, या फिर ये 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, जैसे पुंछल्ले में 1 जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, तो 3 नंबर का हो गया, 1 नंबर का सिद्धांत, 1 नंबर का चित्र, 1 नंबर का विधि, और पुंछल्ले के 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। इस तरह से आपके 5 नंबर आते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह लिखा रहता है। तो डिपेंड करता है कि कब किस तरह से सेगमेंट पूछे जाते हैं, मगर याद रखिएगा हम लोग किस चीज़ को लेकर चलने वाले हैं
कि जब भी हमारा सचित्र वर्णन का क्वेश्चन आने वाला है उसके हम 3 हिस्से करेंगे। पहले पढ़ेंगे सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे उसका उपकरण या संयंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे विधि, और फिर पुंछल्लों का आंसर हम एक तरफ से सीख लेंगे। कर लोगे? तो देखो, नाइट्रिक अम्ल के साथ जो पुंछल्ला लगा रहता है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये होगा नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन करो, या नाइट्रिक अम्ल बनाने की वर्कलैंड आयड विधि का सचित्र वर्णन करो। इस तरह से क्वेश्चन आ गया, आपने उसके 3 हिस्से बना करके कर लिए, सिद्धांत, उपकरण और विधि। अब जो पुंछल्ले होते हैं वो पुंछल्ले 2-3 तरह से लगे होते हैं। देखो, जितने भी टाइप के पुंछल्ले हैं मैंने सारे कवर कर दिए। सबसे पहला पुंछल्ला लगा होता है अम्लराज का। अम्लराज एक सेपरेट टॉपिक है, मैं अलग से वीडियो में कवर कर दूंगा। अम्लराज का एक पुंछल्ला लगा रहता है। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस के साथ। देखो, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस के साथ, ये अधातु होती है। तो आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया का पुंछल्ला लगा रहता है। धातु 3 आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कॉपर, जिंक और टिन। तो कॉपर, जिंक और टिन के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्या क्रिया रहती है? इस तरह से 6 एलिमेंट के साथ नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 6 चीज़ से रिएक्शन करता है, ये क्रिया करता है 50 तरह से, 50 रिएक्शन है इसकी। मगर हमने फिर बोला हमें 50 रिएक्शन जब पढ़नी है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें फटाफट रिवीजन करना है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल 6 रिएक्शन को देखेंगे और उन 6 रिएक्शन पर अपना फोकस बनाएंगे। तो इस टॉपिक में हम इन 6 रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट उस टॉपिक की जिस टॉपिक पर हम लोगों ने आज का टॉपिक लिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में देखो हमारी भाषा क्या होगी। सिद्धांत की जो भाषा है वो आप खुद से लिखिएगा, मैं भाषा बोल करके बता रहा हूँ। देखो, सिद्धांत के लिए मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ। अमोनिया के 4 मोल और ऑक्सीजन के 5 मोल, मतलब 4 मोल अमोनिया और 5 मोल ऑक्सीजन, इसको हम प्लेटिनम उत्प्रेरक पर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हुए प्रवाहित करते हैं। तो हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है और H2O बनता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने मोल मिल रहे हैं? 4 मोल्स ऑफ NO मिल रहे हैं और 6 मोल्स ऑफ H2O मिल जा रहे हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमको मिला है ये वायु के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और बनाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जल के साथ रिएक्शन करता है और 2 पार्ट्स में टूट जाता है, HNO3 और HNO2 में। HNO3 तो हमारे काम की चीज़ है, मिल गया, मगर ये HNO2 होता है नाइट्रस अम्ल जिसका नाम है, ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये अपघटित हो जाता है। और अपघटित होने का आप समीकरण क्या लिखोगे? 3 मोल्स ऑफ HNO2 सेल्फ डिकम्पोज इसमें होता है, आपको मिलेगा HNO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NO प्लस H2O। इस तरह से ये 4 पार्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, एक रफ कॉपी लीजिए और उस रफ कॉपी में इन चारों रिएक्शन की कई बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसे करना है? 4NH3 प्लस 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट at the temperature of 800 degree centigrade gives 4 moles of NO plus 6 moles of H2O। उसके बाद 2 moles of NO plus O2 बराबर 2 moles of NO2 और 2 moles of NO2 plus H2O बराबर HNO2 plus HNO3 और 3 moles of HNO2 gives HNO3 plus 2 moles of NO plus H2O। ये समीकरण आपने कई बार लिख लिया और याद कर लिया। अब इस समीकरण को लिखने के बाद आपके 3 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल इतना याद करने के बाद। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बस यही चीज़ आपको भाषा में लिख देनी है। आप भाषा क्या लिखोगे? देखो, समीकरण तो बाद में लिखने पड़ते हैं। भाषा क्या लिखोगे? ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए हम अमोनिया गैस की क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री तापमान पर ऑक्सीजन से कराते हैं, जिससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, जिसके ऑक्सीकरण से O2 से क्रिया करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है,
जो जल में अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल का निर्माण करता है। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है, अपघटित होकर के नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण ये सिद्धांत कर लोगे। सिद्धांत के बाद अब हम बात करते हैं इसके चित्र की। तो देखो चित्र आपके सामने मौजूद है, पूरा बना हुआ चित्र है। इस चित्र में सबसे पहले 3 चीज़ें देखो। सबसे पहले हमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन करानी है, इसलिए इस वाले चैम्बर का नाम होता है उत्प्रेरक कक्ष। अब उत्प्रेरक कक्ष के बाद हम लोगों को यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी रिएक्शन के बाद? NO। देखो उत्प्रेरक कक्ष में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अमोनिया गैस भेज दी और कौन सी गैस भेज दी, ऑक्सीजन गैस भेज दी। 2 चीज़ों को हमने मिक्स करके भेज दिया। ये जो लाल कलर की जाली दिख रही है ये बेसिकली प्लेटिनम की जाली है, प्लेटिनम की जाली है और इस जाली का जो तापमान है वो लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो प्लेटिनम की जाली है जहाँ से अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस गुजरेगी। इस प्लेटिनम की जाली का तापमान कितना होता है, 800 डिग्री। चूँकि उत्प्रेरक यहाँ मौजूद है इसलिए इस कक्ष को हम बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में रिएक्शन कौन सी होगी, पहली वाली, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा और NO बनाएगा। तो बताओ यहाँ जो गैस निकलेगी आगे वो कौन सी गैस होगी, NO गैस होगी। और चूँकि वायु तो इसमें है ही, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, कुछ अमोनिया भी होगी, कुछ ऑक्सीजन भी होगी, कुछ NO भी होगी। तो हमें तो काम की चीज़ कौन सी चाहिए, NO। और बहुत सारी चीज़ इसमें क्या है, वायु भी है, तो NO भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों गैसें आगे बढ़ी। आप कहोगे क्या NH3 नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत क्या होगा, NH3 होगा। हम मान लेते हैं कि वो अशुद्धि के रूप में है। ठीक है, मुख्य तौर पर हमारी कौन सी गैस है, NO है और ऑक्सीजन है। ये NO और ऑक्सीजन गैस आगे चलती हैं, आगे ये कक्ष रहता है, इस कक्ष में कुछ भी नहीं है, केवल हम ठंडा कर रहे हैं और गैसों को परस्पर रिएक्शन कराने के लिए मौका दे रहे हैं। इस कक्ष में ये गैसें आती हैं, ठंडी होती हैं और आपस में रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है कि NO की रिएक्शन O2 से हो जाती है एंड फाइनली आपको क्या मिल जाता है, NO2 गैस मिल जाती है। कौन सी गैस मिलती है, NO2 गैस मिलती है। तो आप बताओ यहाँ पर मुख्य तौर पर कौन सी रिएक्शन हुई, NO का परिवर्तन किस में हो गया, NO2 में हो गया। NO का ऑक्सीकरण किस में हो गया, NO2 में हो गया। इसलिए इस कक्ष का नाम होता है ऑक्सीकारक कक्ष। ऑक्सीकारक कक्ष बोलते हैं इसको कि NO का परिवर्तन NO2 में हो गया। अब जब NO2 में हमारा परिवर्तन हो गया तो अब ये NO2 गैस आगे जाएगी, ऊपर से जल गिर रहा है, NO2 गैस जल को अवशोषित करेगी और अवशोषित करने के बाद क्या बनाएगी, HNO3 HNO2 और फिर वही HNO2 अस्थायी होने की वजह से फाइनली किस में बदल जाएगा, HNO3 में। तो यहाँ देखो जल का अवशोषण हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष, ध्यान से समझना, अवशोषण कक्ष इसका नाम होता है। ये है कैटालिटिक चैम्बर, ये है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर और ये है एब्जॉर्प्शन चैम्बर या कक्ष। तो यहाँ पर हमारी चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप हो गया सिद्धांत, हमने बोल दिया, समीकरण याद कर ली। उसके बाद दूसरा स्टेप था चित्र, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करनी है विधि की, तो विधि तो मैं साथ में बोलता ही जा रहा था। आप चाहो तो उसी चीज़ को बस विधि हेडिंग लिखिएगा और क्या लिखोगे, सबसे पहले अमोनिया एवं ऑक्सीजन को लगभग 4:5 के अनुपात में मिलाकर, या नहीं लिखना चाहते हो तो अमोनिया एवं ऑक्सीजन की आधिक्य को एक कक्ष में गुजारते हैं जिसमें प्लेटिनम की जाली होती है, 800 डिग्री तापमान होता है। इस कक्ष को हम उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। इसमें गुजरने के बाद अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है जिससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आगे एक कक्ष में पहुंचती है जहां पर ये ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम अवशोषण कक्ष में नीचे से प्रवाहित करते हैं, ऊपर से जल प्रवाहित करते हैं। ये बीच में फ्लिंट या पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। ये केवल इसलिए होते हैं कि जल धीमे धीमे आए और गैस धीमे धीमे यहाँ से ऊपर जाए। तो गैस और जल आपस में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी, मुख्य तौर पर नाइट्रिक अम्ल मिलता है। नाइट्रस भी मिलता है मगर वो सेल्फ अपघटित होने के बाद फाइनली नाइट्रिक अम्ल बना लेता है और इस नाइट्रिक अम्ल को हम अवशोषण कक्ष के निचले भाग में उपस्थित निकास छिद्र से बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार हमें नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। और नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होने की इस विधि को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सचित्र वर्णन आपने कर दिया। इतना सब लिखना
इसको आप कंसाइज आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, जितना छोटा करना है आप उतना छोटा कर सकते हो। मैं इसकी जो मैक्सिमम लैंग्वेज हो सकती है वो बोल दिया हूँ, जो मैक्सिमम तरीके से इक्वेशंस हो सकते हैं वो मैं बोल दिया हूँ। इस तरह से आप अच्छे से चित्र बना लीजिएगा और इक्वेशन लिख लीजिएगा। कई किताबों में इक्वेशंस थोड़ी बहुत बदली हुई लिखी रहती है, तो आप क्या है 10 जगह भटकिए मत। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, गोल मोल चीज़ें मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो लेने के बाद ही पढ़ाता हूँ। आप पूरे विश्वास के साथ इन रिएक्शंस को याद कर सकते हो और पेपर में लिख सकते हो। ये आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड कराएंगी, एक भी चीज़ की इसमें कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो चित्र हो गया, सिद्धांत हो गया और विधि हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इससे अम्लराज कैसे बनाते हैं। मैंने फिर बताया अम्लराज एक बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूँ। अम्लराज जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया, इसी का नाम होता है, इंग्लिश में नाम है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ एक्वारेजिया। ये अम्लराज का ही नाम है एक्वारेजिया। ये बनता है 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को लेने पर, मतलब 1 भाग मतलब 1 आयतन आप HNO3 का ले लें और उसका 3 गुना HCl ले लें और उनको मिला दें। मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या खास होता है इसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एक्वारेजिया टॉपिक में डिटेल से ले लूँगा कि एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें गोल्ड भी घुल जाता है, प्लेटिनम भी घुल जाता है। गोल्ड प्लेटिनम नोबल मेटल होते हैं और नोबल मेटल भी इस एक्वारेजिया में घुल जाते हैं। कैसे घुलते हैं, क्या बनता है, ये अम्लराज के पोर्शन में डिटेल में बता दूंगा। बट फिलहाल यहाँ पर आपको जानने के लिए क्या है कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को लेने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन। देखो नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कई लिखी हुई है, आपको जो पूछा गया है वो रिएक्शन वहाँ लिख दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ याद हो जाए। मैं फिर बोला हूँ स्ट्रेटजी समझिएगा, स्ट्रेटजी समझने के बाद आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो याद नहीं होगा, लंबे समय तक याद रहेगा, वरना आप 50 बार भी देखोगे तो आपको हमेशा नया लगेगा। खैर आपकी मर्जी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुओं के साथ, ये हेडिंग नहीं डालना है आपको, मैं तो आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अधातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो अधातुओं के साथ अभिक्रिया में आपको 3 रिएक्शन पढ़नी है, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ और आयोडीन के साथ। किसकी रिएक्शन पढ़नी है, नाइट्रिक अम्ल की, ठीक है। किसकी रिएक्शन पढ़नी है, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन पढ़नी है, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ और आयोडीन के साथ। देखो सल्फर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, ध्यान रखिएगा सल्फर की रिएक्शन गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हैं तो 6 मोल्स HNO3 के यूज होंगे। सल्फर बदल जाएगा H2SO4 में, 6 मोल्स NO2 के मिलेंगे और 2 मोल्स वाटर का मिलेगा, H2O का मिलेगा। ये इक्वेशन है सल्फर के साथ। देखो पूछा गया है गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की सल्फर से क्रिया का समीकरण लिखो, तो लिख देना सल्फर की रिएक्शन गर्म और सांद्र HNO3 से होती है तो सल्फर का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, H2SO4 में प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। आपने क्या होता है जब मैं भी रिएक्शन पढ़ी होगी ये वाली। अब देखो फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस के साथ 5 मोल्स ऑफ HNO3 यूज होता है और ये फास्फोरस किस में बदल जाता है, H3PO4 में। किस में बदल जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में। H3PO4 का नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, प्लस 5 मोल्स ऑफ NO2 मिलता है और साथ में क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। आप ऑक्सीजन को केवल चेक कर लो, 4 हैं, 10 है और 1 है, टोटल कितने हो गए, 15, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, 5 × 3 15, बाकी OH सब संतुलित हैं, ठीक है। तो फास्फोरस की रिएक्शन हम गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करेंगे तो हमको NO2 गैस मिलेगी और फास्फोरस का ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में। इसी तरह से आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो सल्फर प्रकृति में S8 के रूप में मिलता है, तो अगर आप चाहो तो इसमें पूरे में 8 से गुणा कर सकते हो, मगर हमने सल्फर को S मान लिया। इसी तरह से फास्फोरस है वो प्रकृति में P4 के रूप में मिलता है, तो हम चाहते तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देते, तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने का मतलब यहाँ P4 लिखते और यहाँ क्या लिख देते 20, यहाँ क्या लिख देते 4, इस तरह से कर सकते थे, मगर हमने यहाँ पे P माना। मगर आयोडीन को I नहीं लिखते हैं। आयोडीन प्रकृति में किस रूप में मिलती है,
I2 के रूप में मिलती है। और I2 की रिएक्शन जब HNO3 से होती है तो HNO3 के 10 मोल यूज़ होते हैं, आयोडीन बदल जाती है आयोडिक अम्ल में HiO3 में बदल जाती है, 10 मोल्स ऑफ NO2 निकलता है और 4 मोल्स ऑफ H2O रहता है। तो आप देखो सल्फर की रिएक्शन गर्म और सांद्र, हर जगह नीचे क्या लिख दीजिएगा, गर्म एवं सांद्र, तीनों में लिखना है। मैंने एक बार लिख दिया, सल्फर की रिएक्शन गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर सल्फर का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल में हो जाता है, साथ में NO2 गैस बनती है। फास्फोरस का ऑक्सीकरण गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है, NO2 गैस बनती है, साथ में जल बनता है। और आयोडीन का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर इसका ऑक्सीकरण आयोडिक अम्ल में हो जाता है और साथ में NO2 गैस बनती है। ये तीनों रिएक्शन हमारे पहले पार्ट का आंसर है। देखो आयोडीन और सल्फर से तो बोर्ड परीक्षा 2011, 15, 16, 17, 18, 19 में पूछी गई है, मगर फास्फोरस के साथ ये रिएक्शन अभी रिसेंटली 2-3 साल से नहीं आई है। तो आप फास्फोरस वाली रिएक्शन को विशेष याद कर लीजिएगा, ये इस साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठंडे एवं तनु नाइट्रिक अम्ल से जिंक की क्रिया। तो देखो जिंक वगैरह की क्रिया के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक बदलेंगे और क्या लिखेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया में, या धातुओं वाली याद कर लीजिएगा, धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले हम कॉपर की रिएक्शन पढ़ते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3Cu प्लस 6HNO3, ये तनु और ठंडा है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर धातु की क्रिया ठंडे एवं तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर 3CuNO3 का होल ट्वाइस, मतलब क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ NO बनता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठंडे और तनु के साथ करा रहे हैं तो कौन सी गैस बन रही है, इस गैस का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस बनती है। क्लियर। और अगर हम गर्म के साथ कराएं तो समीकरण क्या हो जाएगा, Cu प्लस 4HNO3 बराबर मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस H2O। इसका नाम होता है क्यूप्रिक नाइट्रेट। और ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। कर लोगे से, देखो पेपर में पूछा गया है ठंडे एवं तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कॉपर से, ये पूछी नहीं गई है, बट जब इस साल का क्वेश्चन आएगा और अगर उसमें नाइट्रिक अम्ल आ गया तो कॉपर के रिएक्शन की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, आप ढंग से याद कर लीजिएगा। कॉपर की रिएक्शन दो तरह से होती है, ठंडे और तनु के साथ ऊपर वाली रिएक्शन चलेगी और गर्म और सांद्र के साथ नीचे वाली रिएक्शन चलेगी। कि गर्म और सांद्र के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको कौन सी गैस मिलेगी, NO2, और ठंडे और तनु के साथ कराएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी। तो देखो आपने कॉपर के दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब हमें दो रिएक्शन सीखनी है, जिंक के साथ और टिन के साथ। देखो जिंक की रिएक्शन करानी है ठंडे और तनु के साथ। तो देखो जिंक की रिएक्शन अगर हम ठंडे और तनु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उसको अच्छे से याद करिएगा। याद करने वाली रिएक्शन है 4 मोल्स ऑफ Zn प्लस 10 मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, ये क्या है, ठंडा है और कैसा है, तनु है। तो ऐसी रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, 4 मोल्स ऑफ Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO2 NO3 मिलेगा प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन को केवल चेक कर लो, 3 दूना 6, 24 और 4 28, 31, 31, सॉरी यहाँ NO2 होना चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। तो जिंक की रिएक्शन अगर हम ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल से करेंगे तो हमको मिलेगा जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड और H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जिंक के साथ पूछी गई रिएक्शन है। कब पूछी है, 2011, 15, 16, 17, 18, 19 में पूछी गई है। अब हम बात कर लेते हैं टिन धातु के साथ। तो देखो टिन धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होती है इसमें, और हमको मिलता है H2SnO2, ठीक है, प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को चेक कर लो, 8, 10 और 11, 12। यहाँ H2SnO3, इसका नाम होता है स्टेनिक अम्ल, ये आपको मिलता है, और साथ में NO2 गैस मिलती है, और साथ में क्या मिलता है, H2O। ये हमारी टिन के साथ रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, इसका नाम है स्टेनिक अम्ल, स्टेनिक
अम्ल। ठीक है, तो आपने देखा टिन धातु की क्रिया अगर हम गर्म और सांद्र HNO3 से कराएं तो हमें स्टेनिक अम्ल मिलता है, NO2 मिलता है और साथ में H2O मिलता है। देखो मैंने यहाँ पर वो रिएक्शन लिखी हैं जो रिएक्शन पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं और NCERT में दी हुई हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझना, मैं चाहता तो अभी 5-7 रिएक्शन और लिख देता नाइट्रिक अम्ल में, फिर आपको मुश्किल हो जाती है याद करना। अभी आप इतनी ही रिएक्शन याद कर लीजिए, ये रिएक्शन आपकी 2 तो 3 जगह काम आएगी। क्या होता है जब मैं रिएक्शन काम आने वाली है ये वाली, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल में पुंछल्ले लगे होते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन काम आने वाली है। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखो इस तरह से आपने क्या सीखा कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि क्या है और नाइट्रिक अम्ल से संबंधित कुछ पुंछल्ले होते हैं, उन पुंछल्लों के आंसर कैसे लिखे जाते हैं उसको मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको कवर करके बताया है। अब ज़रूरत केवल इस चीज़ की है कि अगर आपको लग रहा हो कि मैंने विधि जल्दी बोली है तो आप वीडियो को थोड़ा धीमा करके सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम बहुत तेज़ बोल गए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो धीमे धीमे जितना जितना सुन पाओ उतना उतना आप सुनते जाओ। इसको सुनने के बाद आप खुद से लिखिएगा, अपना लिखिएगा। इसके बाद फिर बाद में किताब पढ़िएगा, पहले किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि पहले किताब पढ़ने से आपको चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी, आप चीज़ों में विभेद नहीं कर पाओगे और चीज़ों में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें उलझ के रह जाओगे। इसलिए बेहतर हम आपको तरीका यही बता रहे हैं कि पहले आप वीडियो को सुनिए, खुद से लिखिए और खुद से लिखने के बाद तब जा कर के आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, उठते सुबह दोपहर शाम या जब कभी 2-4-5 दिन में इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ज़रूर रिपीट करके देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस साल आ गया तो 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। आप ज़रूर बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बाद इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर आपने सही बोला था, ये क्वेश्चन हमें 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में मिल गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज़ एक और है, कुछ बच्चे अपने तक ही सीमित हैं। बेटा फेयर कंपटीशन तब होता है जब सभी बच्चे इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों में आपस में डिस्कस करें। आप अपनी चीज़ें अपने अंदर रखोगे तो कैसे होगा? कम से कम आपके 2-4-5 दोस्त तो होने ही चाहिए जिनको आप अपना क्वेश्चंस बता पाओ, उनसे कहो कि आप हमसे पूछो, हम आपसे पूछते हैं। 2-4-5 दोस्त होंगे तब आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। कुछ लोग क्या है अपना पढ़ करके अपने तक रखते हैं, ऐसे लोग बाद में पेपर टाइम पे बहुत बड़ा गच्चा खाते हैं, क्योंकि वो अपने चीज़ें कभी निकाल ही नहीं पाते हैं और पेपर टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि सब मिक्स हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर किया करिए और कम से कम 5-7 दोस्त अपने ऐसे रखिए जिनसे आप अपना जो पढ़ाई है वो डिस्कस कर सको, तो आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है, करना आपको है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।